नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग समाज सेवी हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। इलाके की उन खास शख्सियतों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में हमेशा समाज सेवी कार्य किए हों, हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा दी हो, यूथ को अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं इस मुहिम या इस योजना में वो कामयाबी हुए हों। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है कर्णपुर उपखंड क्षेत्र के गांव 13 FF माणकसर में, जहां पे आज 3 दिवसीय धार्मिक समागम का समापन हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मास्टर राजेंद्र कुमार जी, जो कि मंदिर बाबा भूमन शाह सेवार्थ समिति के पिछले 1 साल से प्रधान सेवादार के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह चल रही है सेवा, ये जो यहाँ पे धार्मिक समागम करवाया जाता है लगभग कितने सालों से ये चल रहा है और क्या क्या सामाजिक कार्य उसके साथ साथ करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु जी आपका स्वागत है जी चैनल में। नमस्कार जी, जय बाबा भूमन शाह जी की। मैं एक मंदिर बाबा भूमन शाह सेवार्थ समिति माणकसर का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। ये हमारा डेरा जो है गुरु बाबा भूमन शाह जी, जो उदासीन पंथ के 17वीं शताब्दी के महान संत हुए थे। इनका जन्म पाकिस्तान में जिला मिंट गुम्बरी गांव बाबा भूमन शाह में हुआ था और वहाँ आज एक विशाल मंदिर आज भी वहाँ मौजूद है। विभाजन के बाद पार्टीशन जब हुआ तो वो डेरा पाकिस्तान रह गया और तब के गद्दी नशीन महंत गिरधारी दास जी थे। 1500 एकड़ उनकी वहाँ ज़मीन थी और उन्होंने सिरसा ज़िला में आकर के अपना, वो उस समय का पंजाब था, तो सिरसा हरियाणा में आकर के गांव संगरसादा सिरसा में उस डेरे की स्थापना की, जो डेरा आज भी वहाँ मौजूद है। और लाखों की संख्या में 27 दिसंबर को जब महान संत बाबा भूमन शाह जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है तो उस समय लाखों की संख्या में देश विदेश से भी लोग आते हैं। और उसी की कड़ी में 1986 में यहाँ हमारे संत थे, संत योगेंद्रानंद जी, वो भी पाकिस्तान के डेरे से जुड़े हुए थे और उन्होंने 1986 में इस गांव में इस मंदिर की नींव रखी। छोटा सा पेड़ लगाया था लेकिन आज एक विशाल वट वृक्ष बन गया है। और उस समय मैं कैशियर के पद पे मुझे संत महात्मा ने मुझे सौंपा था पैसे का काम, और तब से लेकर के मैं आज तक पिछले साल तक कैशियर का ही काम कर रहा था। पिछले सालों में 4-5 अध्यक्ष बदल गए, सचिव भी बदल गए, लेकिन पिछले साल हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष थे किशन चंदी मिरोग काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा गुरु महाराज जी को सौंपा। तो जब वार्षिक समागम हुआ तो यहाँ पंचायत में उन्होंने मुझे ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और फिर मैंने उनसे अनुरोध किया कि महाराज जी मुझे मेरी एक नई कमेटी बनाने की अनुमति दी जाए। तो उनकी उपस्थिति में ही मैंने अपना नया कोषाध्यक्ष, नया सचिव और नौजवान साथियों को चुना, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवान काफ़ी हैं और काफ़ी संख्या में नौकरी लगे हुए हैं। लगभग 200 शिक्षक हैं जिसमें 50 PTI हैं। तो राजेंद्र जी बात करें, ये तो बड़ी शानदार बात है जो कि आप पिछले 1986 से लगभग आज 40 साल हो गए भी आप डेरे के साथ, इस सेवार्थ समिति के साथ जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी पोस्ट पर रहते हुए, एक्टिव मेंबर के रूप में रहते हुए आपने समाज सेवा की और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। तो बात करें, अब पिछले 1 साल से आप इस सेवार्थ समिति के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होना एक आम बात नहीं होती, क्योंकि होने किसी संस्था का अध्यक्ष या प्रधान होता है उसे उस संस्था की सारी जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। जैसे कहा जाता है ना, जो सांझे काम की चौधर होती है वो तलवार की धार पर की जाती है। किस तरह चल रहा है पिछले 1 साल का कार्यकाल? आपके 1 साल के कार्यकाल में क्या क्या नए आयाम स्थापित किए गए, क्या क्या विकास कार्य यहाँ पे करवाए गए? देखो, गुरु महाराज जी ने जब मुझे ये अध्यक्ष पद सौंपा था तो उस समय उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नरमी बरतनी है। ठीक है। कोई कुछ भी कह जाए, हाँ जी, तो उसको हाथ जोड़ करके परिणाम करना है। सुननी सबकी है
और अपने नौजवान जो आपकी टीम बनी हुई है उसी की राय के अनुसार काम करना है। तो मुझे 1 साल हो गया, तो मेरी अपनी जो कमेटी है कोई भी समस्या पहली बात तो कोई आई नहीं। फिर भी अब मेले के पूर्व जब हमने मीटिंग की, चंदा वगैरह जो हमने लगाना था, तो कमेटी की मीटिंग करके हमने जो भी निर्धारित किया, जैसा ही मेरे साथियों में नौजवान साथियों ने मेरे को कहा उसी के अनुसार मैंने पिछले 1 साल से काम किया है। तो क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो फर्श वगैरह और चारदीवारी रंग रोगन काफ़ी पुराना था, तो इस वर्ष लगभग हमने 4 लाख रुपया खर्च कर दिया है इसकी मेंटेनेंस पे और इन 2-3 दिनों के लंगर में। पिछले साल के तुलना में इस वर्ष दर्शनार्थियों की संख्या भी ज़्यादा आई है, क्योंकि ये समागम हमारा 4 दिन चल गया। कल गुरु महाराज जी आए थे सत्संग के लिए, और क्योंकि आज पूर्णिमा है और उनका वहाँ वार्षिक उनका मासिक सत्संग होता है डेरे में, तो इसलिए कल वो सत्संग करके चले गए और आज हमारा मेला था। तो हमने श्री अखंड पाठ जी का भोग डाल करके और गुरु का टूट लंगर जो है जो 24 घंटे चलता है। ठीक है जी। आप देख रहे होंगे कि अभी 100-150 माताएं बहनें खाना बना रही हैं और हजारों लोग जो हैं वो एक साथ बैठ कर के, कोई बिना धार्मिक भेदभाव सामाजिक भेदभाव के एक साथ पंक्ति में बैठ कर के लंगर छक रहे हैं। ठीक है जी। और अभी मैंने 5-7 दिन पहले ये देखा था टीवी पे, यूट्यूब पे एक आया था इंटरव्यू कि उन्होंने कहा था कि जो अपने अमृतसर का गुरुद्वारा है, तो ये बाबा भूमन शाह जी का जो लंगर है ना, तो अमृतसर के बाद दुनिया में 2nd बड़ा लंगर है जो रात को 24 घंटे दिन रात चलता है। ऐसा ही पाकिस्तान में था और ऐसा ही हमारे मुख्य धाम में है। और हमारे अब भी 4 दिन हो गए लगातार 24 घंटे ही लंगर चल रहा है। अभी आप देखोगे 3-4 बज गए हैं और अभी भी माताएं बहनें खूब बना रही हैं और सब लोग जो है वो लंगर छक रहे हैं। ये गुरु महाराज बाबा भूमन शाह की कृपा है, लंगर पे उनकी बरकत थी। शुरू में वे पाकिस्तान दौरे पे भी जब कोई राई पांदी आते थे तो वो रात दिन जो है वहाँ लंगर चलता था। बहुत बड़ा डेरा था पाकिस्तान में, तो ये परंपरा वहीं से चली आ रही है और हम उसको आगे उसी तरह से निभाते आ रहे हैं। तो गुरुजी बात करें, जैसे आपने तो आपकी आधी से ज़्यादा उम्र एज ए सरकारी शिक्षक के रूप में आपने व्यतीत की है, तो आपसे थोड़ा सा आपके बारे में व्यक्तिगत परिचय जानना चाहेंगे संक्षेप में। भी आपने कब अपनी जो सर्विस शुरू की और कब आप रिटायर हुए और कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी? सर, मैं बहुत छोटी उम्र में गुरु महाराज की कृपा से 18 साल का था तो मैं 1983 के अंदर अध्यापक की नौकरी पे आ गया था। और उसके बाद 5 वर्ष मैं सूरतगढ़ रहा और गुरु महाराज की कृपा से फिर मुझे 12 साल गांव में सर्विस करने का मौका मिला। तो तब मेरे जुनून सेवा का, तब से मेरे जुनून आ गया, क्योंकि जो संत योगेंद्रानंद जी थे वो रसीद बुक लेकर के मेरे घर ही पहुंच जाते थे। गुरुजी ये 2 रुपए की रसीद काटनी है, ये खर्चा लिखना है। कैश बुक उनके हाथ में होती थी और खर्चा वो बता देते थे। मैं अगर मंदिर में नहीं आ सकता था तो तब से मेरे ये जुनून हो गया। मेरे ताया जी पहले अध्यक्ष थे मिल्खराज जी, तो वो काम संभालते थे। जैसे ही वो बूढ़े हुए तो उन्होंने कहा राजेंद्र यार मेरे से ये काम नहीं होता, अब आप ही इसको चलाओ। तो तब से गांव वालों का सभी का विश्वास है, सभी सहयोग देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं हुई है आज तक, क्योंकि हमारी ये संस्था रजिस्टर्ड है सहकारी समिति से, 1992 से रजिस्टर्ड है। और हमने जितना भी हमारी आय व्यय का ब्यौरा होता है तो हम इसकी बाकायदा रिटर्न भरते हैं। कोई 1 रुपया खर्च हो, 1 रुपया प्राप्त हो, उसकी रसीद काटी जाती है और उसका आमदनी में लेकर के जो खर्च होता है वगैरह पक्के बिल लगा करके उसकी हम ऑडिट करवाते हैं प्रति साल। तो गुरुजी जैसे बात करें, आपने बताया अभी आप 1986 से लगे हुए हैं, तो किस तरह, जैसे हमने गांव में भी आए थे ना, हमें यहाँ के जो आपके मौजूदा सरपंच साहब हैं या जो मौजूदा जनप्रतिनिधि उन सभी से हमारा ताल्लुकात है, वाकफात है, तो उनसे भी जब पूछा, जिससे भी बात करी, तो आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव वे जी सामने आई। भाई इनका जो परिवार है राजेंद्र गुरुजी का, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से ऐसे जो सामाजिक या धार्मिक कामों के प्रति संस्कार कैसे आपके मन में उत्पन्न हुए? ये कोई पारिवारिक संस्कार थे या कोई ज़िंदगी में आपके घटना कोई घटित हुई भी आपका रुझान साझे कामों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा हो गया? देख, हमारा परिवार राजनीति से दूर रहा है,
सबसे बड़ी आजकल जो चीज़ है वो राजनीति होती है। हमने हमारे परिवार में, मुझे नहीं याद कि हमारा जब से इधर पाकिस्तान बंटवारे के बाद आए हैं तो हमारा कोई पंच जो या कोई हम राजनीति में हम कोई भाग लिया हो। तो सबसे बड़ी गांवों में जो चीज़ होती है वो राजनीति होती है। और फिर विश्वास होता है। मेरे ताया जी थे जिन्होंने मिल्खराज जी पढ़ाया लिखाया, तो उन्होंने यही कहा था, बेटा भी सच्ची बात मैं हर एक को कहनी है। तो मुझे जब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच संचालन का मौका मिलता है तो निसंकोच मैं जो है, चाहे बात कड़वी हो, अगले को कड़वी लगे, मैं वहाँ मंच पे ज़रूर बोल देता हूँ। तो लोगों को ये पता है भी मास्टर जी को कोई बात हो गई है तो सार्वजनिक मंच में मैं कहने को कोई मुझे हिचकाहट नहीं होती। अभी जैसे गुरु महाराज जी आए थे तो कोई 2-4 बातें थी जो सार्वजनिक मैं नहीं कह सकता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या समस्याएं हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने किसी के मुंह पे कोई गलत शब्द नहीं कहना है, या तो मेरे दरबार में आके कह देना या मेरे को कह देना। तो जिन लोगों ने 2-4, वैसे तो सभी ने सहयोग किया है, मैं नहीं समझता कि 2-4 लोग गांव में होते हैं, तो जिन्होंने नहीं किया उनका भी भला है, जिन्होंने किया है, पर 99.9% लोगों ने सहयोग दिया है, 100% ही मानो। तो गुरुजी बात करें जैसे अपने हम जैसे मानकसर में पिछले काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं, तो मानकसर गांव की एक खासियत है जहाँ पे एक तो सरकारी शिक्षक या सरकारी नौकरी वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। इसका क्या कारण रहा है आज तक? ऐसा क्या आपके गांव के पास कोई जादू की छड़ी है या क्या है जो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा, सरकारी कोई भी वैकेंसी हो उसमें अपने एरिए में 2-4 बच्चे हमेशा मानकसर के रहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये देखो जी, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे ताया जी जो मिल्खराज जी थे वो 1967 में, उनके साथी थे मुरारी लाल जी, खजान चंद जी, तो 8-10 व्यक्ति जो थे वो 10वीं पास करने के बाद सीधे 64-63 में वो नौकरी पे लग गए थे। तो पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार होगा तो आगे बच्चे पढ़े लिखेंगे, तो वही परंपरा जो है वो शुरुआत में ही हमारे ज़्यादा टीचर थे। हाँ जी। तो वो टीचर की वैकेंसी जो है थोड़ा पहले आसान थी, अब तो बहुत टफ हो गया काम। लेकिन अब भी आरपीएससी में भी हर साल जो है विशेषकर फिजिकल टीचर में ज़रूर निकलते हैं। ठीक है। और तब से ये जुनून आ गया कि वो फलाने परिवार में नौकरी लग गया, अपने भी लगना है। तो मैं सोचता हूँ कि लगभग हर एक परिवार में हमारा एक अध्यापक जरूर है, चाहे वो शारीरिक शिक्षक है चाहे वो अध्यापक के पद पर है। ठीक है। तो गुरुजी बात करें जैसे अब आपने जिक्र किया अभी आपके यहाँ पे शारीरिक शिक्षक बहुत हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा अपने गांव को किस हद तक मिला? और जो आपकी जो मंदिर की संस्था है, इस संस्था के द्वारा मतलब कितना कोई यहाँ पे सामाजिक या मतलब खेलों के प्रति कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं जी? हाँ जी, देखो शारीरिक शिक्षक का ये हमें फ़ायदा मिला कि आज अभी एक प्रमोशन हुआ है डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हमारे हॉकी के खिलाड़ी मोहनलाल जी का। अच्छा। तो हमारे शुरुआत में हॉकी के कोच थे गुरदयाल सिंह जी। जब हम पढ़ते थे तो 1982 में, तो उन्होंने इस गांव में हॉकी की शुरुआत की थी। तो आज हर एक बच्चे के खून के अंदर हॉकी है। 5 साल से लेकर के 40 साल तक का बच्चा, आप शाम को आओगे ग्राउंड में देखोगे कम से कम आपको 150 लड़के जो हैं वो हॉकी खेलते हुए मिलेंगे। और बहुत से बच्चे राष्ट्रीय लेवल पर खेल के आए हैं, और उन्हीं की बदौलत जो है बहुत से शारीरिक शिक्षक जो हैं, अभी पिछले साल भी 4 बच्चे जो है शारीरिक शिक्षक जो आरपीएससी भर्ती हुई थी तो उसमें हमारे बच्चे निकले हैं। तो उन सब का श्रेय जो है वो खेल को ही जाता है। और हम प्रति वर्ष ओपन हॉकी टूर्नामेंट इस मेले पे करवाते हैं। और कई बार तो हमारी गांव की टीम भी जीतती है, क्योंकि हमारे जो पूर्व के सरपंच थे वो भी खेलते थे खुद। हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी प्रेरित होते हैं लड़के। विदेशों में आपने देखा होगा कि जब एक बार ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के सांसद खेल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब इतने बड़े लोग गेम में खेलेंगे तो सुविधाएं तो उनको एकदम मिलेंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने भी ये देखा, जब हमारा सरपंच खुद हॉकी खेल रहा था, हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे बड़े उत्साह के साथ जो है वो भाग लेते हैं। उसमें चाहे कोई शारीरिक शिक्षक हो, अभी हमारे शारीरिक शिक्षक एक महिला थी स्कूल में,
लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे राष्ट्रीय लेवल पर खेल करके आए हैं। मतलब हाँ, आपके जो मतलब गांवों में सरकारी शिक्षक होने से, जैसे जो शारीरिक शिक्षक होने से ये फायदा मिला भाई, पूरा का पूरा गांव खेल के प्रति जुड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, अगर खेल के प्रति जुड़ा तो ये तो श्योर है भी वो नशे से भी बचाव है। उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन तो आपसे जो पूछना बनता है भी, आपके गांव में कोई नशा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता। 4 बजे बच्चे जाते हैं ग्राउंड में और रात को 8 बजे वो आते हैं, थक हार करके सो जाते हैं। सुबह 5 बजे फिर पीटीआई जो है, स्थानीय पीटीआई, ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, उनकी रेस लगवाते हैं और 9 बजे स्कूल का टाइम आता है, नहा धो के स्कूल की ओर दौड़ जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि कहीं कोई हमारा बच्चा ऐसा, कोई आज तक तो मुझे सूचना मिली नहीं है कि हमारे किसी परिवार का कोई बच्चा जो है, जो आजकल के गंदा नशा जो चिट्टा वगैरह या कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ऐसे नशा भी शायद बच्चे हमारे नहीं करते हैं। मुझे नहीं, आज तक नहीं सूचना मिली है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि बच्चे सारा दिन खेलते हैं और बाहर भी जाते हैं, बाहर के कोचेज मिलते रहते हैं, तो किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की कि आपने के बच्चे ने वहाँ राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है खेल में अनुशासनहीनता की है कि या वहाँ नशा किया है, ऐसी कोई हमें शिकायत नहीं मिली है। तो गुरुजी बात करें अब दोबारा वापस अपने मंदिर के मुद्दे पे आते हैं। जो अपना मंदिर सेवार्थ समिति है, तो इसमें जो आप बताते हो भी इतना बड़ी संस्था चल रही है, तो इसमें आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत रहती होगी। तो वो आर्थिक सहयोग किस तरह पॉसिबल हो पाता है? आप यहाँ पे जो मतलब गुराई लगाते हैं वो कोई बीघे प्रति होती है या कोई कैसे, किस हिसाब से करते हैं और कैसे आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करते हैं? सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि हमारे गाँव में कर्मचारी बहुत है। हाँ जी। तो हम अपनी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, तो उसमें तय करते हैं कि एक कर्मचारी को कितना चंदा लगाना है। 1000 लगाना है, 2000 लगाना है प्रति कर्मचारी। उसकी जो है वार्षिक जो है मेले के टाइम जो है हम रसीद काट देते हैं। फिर हम जिम्मेदारों की ओर देखते हैं। जिम्मेदारे में ऐसा कोई इतना पड़ता नहीं है, तो 1 मुरब्बे पर 1000 रुपया, मात्र 1000 रुपया। और सभी लोग बड़ी खुश होकर के वो सारा कलेक्शन जो है, अभी 2,87,000 रुपया इस साल का कलेक्शन मेरे पास जितना आंकड़ा पहुंचा आया है, और लगभग जो है 90% पैसा आ चुका है। और बात करें जो गोलक की, गोलक लगभग साल की कितनी को हो जाती हो? गोलक तो ऐसा है जी, कोई फंक्शन हो तो ऐसे वार्षिक सत्संग में तो पिछले साल 37,000 रुपया एक ही टाइम में निकला था। हाँ जी। जब हमारा वार्षिक भंडारा हुआ था, तो मुझे याद है कि पिछले साल गोलक के अंदर से ही 37,000 एक दिन की कलेक्शन हो गई थी। बाकी 2-4 हज़ार बिजली पानी का जो भी खर्च होता है महीने का, वो हमें गोलक से प्राप्त हो जाता है। और कोई मंदिर की आमदनी का स्रोत नहीं है मंथली, लेकिन हमें जो संगत आती है सुबह शाम दरबार में, तो उसमें 3-4-5 हज़ार रुपये तक हमें जो है मंथली गोलक से मिल जाते हैं। और संक्रांत वाले दिन जैसे हम प्रसाद बांटते हैं, कड़ा प्रसाद की देग बांटते हैं, तो उस समय सबके सामने गोलक खोल करके उसकी रसीद काट दी जाती है और बिजली पानी का जो भी बिल आता है उसका हम भुगतान जो है आसानी से कर देते हैं। तो अब अपने बात करेंगे, जैसे आपने बताया कि आपकी जो संस्था है जो सहकारी समिति से रजिस्टर्ड है, तो इसको सरकारी सहयोग भी मिल सकता है। तो आज तक कभी किसी सरपंच ने या कभी किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पे कोई इंटरलॉकिंग वगैरह या शौचालय वगैरह या इस तरह का कोई मतलब सहायता प्रदान की है आपको? देखो, कई वर्ष पूर्व जो थे एमएलए ने एक धर्मशाला बनवाई थी। हाँ जी। मंदिर के साथ में। ठीक है जी। तो वो उस साथी ने डोनेट कर दी थी। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे वर्तमान सरपंच साहब काफ़ी अच्छे हैं, तो इन्होंने एक बाथरूम शौचालय निर्माण जो है महिलाएं और पुरुषों का बहुत अच्छा शौचालय निर्माण करवाया है। हमारे यहाँ शौचालय की कमी थी, पहले छोटे छोटे थे, वहाँ गंदगी साफ़ सफाई नहीं होती थी मेले में, लेकिन इन्होंने जो अभी बनाए हैं सार्वजनिक शौचालय बनाया है मंदिर परिक्षेत्र में, काफ़ी अच्छा है और पूरी साफ़ सफाई रखते हैं हम मेले में। और बाकी गांव का सहयोग मिलता रहता है। अभी हमारे एक बच्चे का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था नेशनल हॉकी में। वो बच्चा ना बोल सकता था ना सुन सकता था, तो हमारे सरपंच महोदय ने, अभी वो भोपाल खेलने गया था, तो उसको अपनी जेब से 6,000 रुपया दे करके
रवाना किया। आप ताजुब करोगे कि 4500 रुपया उसका किराया था। अच्छा और वो बच्चा बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर उसका बाप करता था, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला। तो शिव कुमार जी ने, माननीय सरपंच पति ने उनको 6000 रुपया दे करके, किराया भाड़ा दे करके उस बच्चे को वहाँ रवाना किया। और उस बच्चे ने बहुत ही अच्छा वहाँ प्रदर्शन किया। और शायद MP में, भोपाल में था वो, तो वहाँ से अभी एक रिपोर्ट आई है राजस्थान सरकार को कि इस बच्चे को सरकार जो है अपनी गोद में ले, या कोई संस्था इसको गोद में ले, ताकि ये बच्चा आगे राष्ट्रीय अपनी भारत की टीम के अंदर खेल सके। तो हमने भी मेले के अवसर पर उस बच्चे को एक हॉकी ट्रैक सूट और बूट दे करके अभी गुरु महाराज जी ने उनको सम्मानित किया है। और मेरी सोच है कि भविष्य में अगर राष्ट्रीय स्तर पर और कहीं खेलने जाएगा, तो मैं अपनी मंदिर समिति की ओर से पूरा जितना भी खर्चा लगेगा अपने साथियों के साथ राय करके उस डम और डीफ बच्चे की हम पूरी हेल्प करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो अब अपने बात करेंगे, जैसे कई अपने इलाके की जो सामाजिक या धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा समय समय पर अलग अलग कैंप जो सामाजिक उत्थान का कार्य करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, या ज़रूरतमंद परिवारों की बच्चियों की शादी वगैरह का हो गया। इस तरह का कभी कोई कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ पे किया गया हो? हाँ, मेले के अवसर पर हम प्रतिवर्ष ब्लड बैंक, स्वास्थ्य बैंक वाले आते हैं, तो वो अपने आप ही आ जाते हैं, फ़ोन कर देते हैं 2 दिन पहले, सर हम आ रहे हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ जो है ब्लड बैंक का कैंप जो है लगाया जाता है। जहाँ तक गरीब कन्याओं की शादी का है, तो ये हमारा मुख्य डेरा जो संगर साधा सिरसा है, तो हम उसमें वार्षिक सहयोग करते हैं। तो पिछले 2 वर्ष पहले जो है 21 कन्याओं की शादी तो गुरु महाराज जी ने की थी। तो उसमें जो भी हमारे डेरे से सहयोग हमारे पास था, तो हमने अपने मुख्य डेरे को भेजा था। तो गुरु महाराज जी समय समय पर जो भी आदेश देते हैं, हम उनके अनुसार जो है वो काम, सामाजिक काम करते रहते हैं। और शायद इस साल भी, आगे भी गुरु महाराज जी का विचार है कि वो 21 कन्याओं की शादी करेंगे। तो जो भी हमसे सहयोग होगा हमारी समिति की ओर से, हम उनको ज़रूर सहयोग देंगे। तो अब अपने बात करेंगे आपके जो मंदिर है, मंदिर में इस वक्त क्या क्या बना रखा है? बिल्डिंग में, भवन में क्या क्या निर्माण कार्य है पूरा हो चुका है और क्या पेंडिंग है? बिल्डिंग में हमारा सत्संग हाल है, मुख्य मंदिर है, उसमें एक बहुत बड़ा हाल बनाया है हमने, और उसके साथ ही हमने सत्संग हाल बना दिया है। और जो बाहर से, दूर से संगत आती है, उनके रहने के लिए कमरे हैं। और अपने जहाँ बैठे हैं आप देखोगे कि यहाँ लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। धार्मिक किताबें जो थी, बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो आज शायद ही किसी प्रेस पे नहीं मिलती। ये कल्याण ग्रंथ आपने सुना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर वाले। तो हमारे यहाँ कल्याण के ग्रंथ पुराने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। उनको कोई पढ़ने वाला हो तो कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है, जब उन ग्रंथों को देखता है तो वो उनकी डिमांड भी करते हैं। तो हम एक आधा उनको पढ़ने के लिए एक आधा ग्रंथ, अभी हमारे 2 साल पहले एक प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, तो हमने समिति की ओर से उनको कल्याण ग्रंथ भेंट किया था। तो वो बहुत खुश हुए, आज भी याद करते हैं। और बहुत सी धार्मिक पुस्तकें हमारे पास पड़ी हैं। और समय समय पर जो भी कोई पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले गांव के अंदर अखबार इसी लाइब्रेरी में आई थी। जब अब तो गांव के अंदर अखबार आती है, लेकिन 1986-87 के अंदर जब हमने अखबार स्टार्ट की, तो कर्णपुर से बस के द्वारा एक ही अखबार आती थी, और वो इस मंदिर की लाइब्रेरी में ही आती थी। और सारे गांव के लोग पंजाब केसरी और राजस्थान पत्रिका इस लाइब्रेरी में बैठ कर के ही पढ़ते थे। 1:30-2 बजे यहाँ अखबार पहुँचती थी, लेट पहुँचती थी। आजकल तो प्रत्येक घर में अखबार है, लेकिन तब ऐसी सुविधा नहीं थी। तो ये सुविधा हमने 1986 में ही लाइब्रेरी की सुविधा अखबार वाली शुरू कर दी थी। अब आप चैनल के माध्यम से आपको आपके गांव के साथ संगत तो जनमानस तो देख ही रहे हैं, आसपास इलाके के लोग भी देख रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके युवा पीढ़ी को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? हम तो यही कहते हैं कि अब खेलों की ओर युवा ध्यान दे। हम
पिछले साल जैसे बूढ़ों की रस्साकसी की प्रतियोगिता हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। तो 14 फेब के काफ़ी बुजुर्ग आए थे हाँ जी। और शायद वो जीत के भी गए थे। हाँ जी, हाँ जी। इस बार हम थोड़े निर्माण कार्य हमारा मंदिर में मरम्मत का चल रहा था, हाँ जी। तो हमारी कमेटी ज़्यादा व्यस्त रही और खेलों की ओर थोड़ा ध्यान कम दिया हमने। हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि बूढ़ों, बड़े बूढ़ों, लड़कियों सबको इसमें शामिल किया जाए ताकि बच्चों को नशा करने का टाइम ही नहीं मिले। हाँ जी। और मंदिर में सेवा करें। जब जी देख रहे हैं 3-4 दिन से सभी लड़के लड़कियां, नौजवान, माताएं, बहनें सब यहाँ बैठे 10-11 बजे तक सेवा करेंगे। उनको नशे के करने की और फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे। ठीक है जी। तो खेल कूद से जुड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो प्रेरणा लें। अब मान लो अब खेल के ग्राउंड में आप जाओगे, वहाँ देखना कि हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग खड़े हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वहाँ आपको मिलेंगे और सभी बहुत ही उत्साहित हैं हॉकी के प्रति विशेष करके। ठीक है। तो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को होना चाहिए। गुरु महाराज आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अच्छी बातें, माता पिता की सेवा करो, हेल्प दी पुअर, रिमेंबर दी गॉड। हमारे गुरुदेव जी का ये संदेश है कि भगवान को याद रखो और गरीबों की सेवा करो। ठीक है। सबसे हमारे गुरुदेव जी यही शिक्षा देते हैं, गरीबों की सेवा करो और भगवान को हमेशा याद रखो। भगवान तभी याद रखेंगे कि जब हम गुरुद्वारा मंदिर में जाएंगे, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ेंगे, तभी हम गुरु महाराज जी हमें याद रह सकते हैं। ठीक है जी। ये हैं जी संत बाबा भूमन शाह सेवार्थ समिति 13F माणकसर के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी, जो कि आधी से ज़्यादा उम्र जिन्होंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत की। उसके बाद जैसे पिछले साल वो रिटायर हुए और अब इस संस्था के वो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और 1986 से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी आज तक जहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम किए गए, जहाँ आयोजन हुआ, उसमें जिन्होंने एक्टिव सदस्य के रूप में भूमिका निभाई। आज इनसे मुलाकात हुई, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई और सबसे बड़ी तो एक मन को सुकून मिला इस गांव में आकर। पता लगा कि इस गांव में लगभग आज तक 200 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियां वाले जहाँ पे रह चुके हैं, 200 से ज़्यादा सरकारी शिक्षक और 50 से ज़्यादा शारीरिक शिक्षक है यहाँ पे। और उसी का फ़ायदा इस गांव को मिल रहा है। यहाँ पे इस गांव से हॉकी के खेल में नेशनल स्तर पर बच्चे जा चुके हैं, कोचेस भी रह चुके हैं, नेशनल स्तर पर प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं देश का। और हर साल कोई ना कोई बच्चा यहाँ से, चाहे वो सरकारी नौकरी की तरफ जाता है, जहाँ खेलों की ओर जाता है। चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं बच्चों से भी, आप अच्छी संगत करें, खेलों का जुड़ाव करें। बुरी संगत आप खुद पे डिपेंड है भी आप संगत में किस तरह जाते हैं। जहाँ पे अगर कोई बुरा काम होता है, जहाँ कोई नशे वगैरह की चीज़, उससे दूर रहें। सभी परिवारों से बेनती कर रहे हैं कि जो गुरु महाराज आपको शिक्षा दे के गए हैं, उसी शिक्षा पे चलें। आमजन की जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करें और उसी में आपको भगवान प्राप्त होगा। आमजन की हेल्प करेंगे, उसी में अपने को ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।